नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुमार अमरदेव पर। और साथियों, आज की जो क्लास है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो काव्य शास्त्र का टॉपिक होगा, जिसके अंतर्गत हम काव्य गुण का अध्ययन करेंगे। और काव्य गुण का जो टॉपिक है मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कूली शिक्षण में भी सम्मिलित है, कक्षा 10, 11, 12 में भी। इसके अतिरिक्त जो महाविद्यालय, कॉलेजी जो शिक्षण है, विभिन्न जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी काव्य गुण का जो टॉपिक है वो जुड़ा हुआ है। चाहे फिर हम RRBMU यानी राज ऋषि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के पाठ्यक्रम की बात करें हिंदी साहित्य की, या फिर RU राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, देश के अलग अलग हिस्सों में संचालित जो महाविद्यालय और जो विश्वविद्यालय हैं उनके पाठ्यक्रम में काव्य गुण को जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त साथियों, काव्य जो गुण है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसको जोड़ा गया है, चाहे वो TGT, PGT की हम बात करें। इसके अतिरिक्त ग्रेड 1, ग्रेड 2 की यदि हम बात करें, इसके अतिरिक्त NET, JRF के पाठ्यक्रम में भी इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इजी टॉपिक है और पूरे नंबर देने वाला टॉपिक है। तो आइए आज मैं आप सभी साथियों के समक्ष बेहतरीन और शानदार क्लास यहाँ पे अपनी रहने वाली है। काव्य गुण के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइएगा साथियों, देखिए, सबसे पहले तो यदि मैं बात करूं आपसे, तो सबसे पहले तो यही सवाल हमारे जहन में उत्पन्न होता है कि काव्य जो गुण हैं उसका अर्थ क्या होता है। तो साथियों, मैं देखिए सीधे स्पष्ट करना चाहूँगा आप लोगों को। यहाँ पे काव्य और गुण दो शब्द हैं, ठीक है। तो काव्य का मतलब तो सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कविता से है, और गुण का अर्थ हम यहाँ पे जानेंगे। अब तो हम जानेंगे कि काव्य के गुण क्या होते हैं, कविता के जो गुण हैं वो क्या होते हैं, गुण का अर्थ क्या होता है, वो हम यहाँ पे जानेंगे साथियों। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो काव्य जो गुण होता है ना, उसका यदि हम अर्थ की बात करें ना, तो साथियों काव्य जो गुण है उसका जो अर्थ होता है वो दोषा भाव। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा दोष प्लस में अभाव, यानी दोषों का अभाव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जी, दोषों का अभाव। इसके अतिरिक्त गुण का जो अर्थ हो सकता है वो हो सकता है आकर्षक धर्म। धर्म का मतलब तत्व भी हो सकता है, ठीक है, आकर्षक तत्व या आकर्षक धर्म। इसके अतिरिक्त गुण का अर्थ होता है शोभाकारी, यानी शोभा करने वाले, ठीक है। इसके अतिरिक्त गुण का अर्थ हो सकता है रसोत्कर्ष। इसको भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रस प्लस उत्कर्ष, यानी रस का उत्कर्ष करने वाले, यानी रस को उत्पन्न करने वाले। ठीक है जी। अगला अर्थ हो सकता है रसात्मा। देखिए, काव्य के गुणों को जो है क्या कहा गया है, रस की आत्मा भी कहा गया है। ये भी मैं आपसे बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो देखिएगा, सीधे तौर पे वैसे तो साथियों मैं आपसे बात करूँ कि देखिए जो गुण है ना, एक तरीके से अच्छाई का द्योतक होता है, परिचायक होता है। जिस प्रकार से मनुष्य में विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जैसे ईमानदारी, ठीक है, सुंदरता, ठीक है, सच्चरित्रता, ठीक है, यानी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं किसमें, मनुष्य में। और ये हम भी जानते हैं कि सीधे तौर पे मनुष्य में जो गुण होंगे ना, और गुण जो होते हैं वो अच्छाई का प्रतीक होते हैं, और एक होता है दुर्गुण या अवगुण, जो कि
बुराई के परिचायक होते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो जिस प्रकार से मनुष्य में क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तो अब स्वाभाविक है हम ये मान के चले कि भाई जिस मनुष्य में, जिस व्यक्ति में क्या पाए जाएंगे, गुण पाए जाएंगे। तो ये माना जाता है कि भाई जिस व्यक्ति में गुण होंगे तो वह अपने गुणों के मुताबिक, अपने गुणों के अनुरूप कार्य करने की कोशिश करेगा। और जब व्यक्ति अपने गुणों के अनुरूप कार्य करने की कोशिश करेगा तो हम ये मान के चले कि वो अपनी तरफ से तो अच्छा ही कार्य करने की कोशिश करेगा। और जब वह अपने गुणों के मुताबिक अच्छा कार्य करेगा तो स्वाभाविक है कि वो जब अच्छा कार्य करेगा तो लोग उसकी क्या करेंगे, सराहना करेंगे। और वह व्यक्ति अपनी सराहना, अपनी प्रशंसा सुन करके और क्या हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में। तो ठीक वैसे ही अपना जो काव्य होता है या अपनी जो कविता होती है ना, उसमें भी मनुष्य की भांति क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से मनुष्य के गुण उस मनुष्य के अंतःकरण में, हृदय में रस को, आनंद को उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि जो काव्य गुण है ना, वो भी काव्य में रस का क्या करते हैं, उत्कर्ष करते हैं, रस को उत्पन्न करने का काम करते हैं। इसी वजह से काव्य गुणों को क्या कहा गया है, रस की आत्मा कहा गया है। यानी जो काव्य में रस उत्पन्न होता है ना, वो मुख्यतः किसकी बदौलत उत्पन्न होता है, किसकी वजह से उत्पन्न होता है, काव्य गुणों की बदौलत। यानी कहने का तात्पर्य मोटे तौर पे ये है कि यदि काव्य में गुण ना होते ना तो शायद काव्य में रस भी उत्पन्न नहीं हो पाता। और प्यारे साथियों, यदि काव्य में रस उत्पन्न नहीं होता, रस नहीं होता, तो ऐसा काव्य नीरस माना जाता और नीरस काव्य को कोई भी पाठक जो है ना पढ़ता नहीं। तो फिर कोई भी रचनाकार यदि नीरस रचना करेगा तो उसको जब कोई पढ़ेगा नहीं तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए काव्य में रस होना जरूरी है, काव्य का सरस होना जरूरी है। और काव्य में जो रस उत्पन्न करते हैं ना, वो कौन है, काव्य गुण। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को साथियों जो काव्य गुण है ना उसका अर्थ स्पष्ट किया कि जो काव्य गुण है ना उसका अर्थ हो सकता है दोषाभाव, यानी दोषों का अभाव। ठीक है जी। इसके अतिरिक्त आकर्षक धर्म, ठीक है जी। इसके अतिरिक्त शोभाकारी, रसोत्कर्ष, रसात्मा आदि इसके क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। यदि सवाल ये आता है कि बताइए काव्य गुण का अर्थ क्या होता है, तो वो आपके सामने है। ठीक है जी। ये आप लोग साथ में उतारते रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है पूरा का पूरा। ठीक है। मैं साइड में 8वीं गया हूं, तो आप अपने हस्तलिखित यदि नोट्स बनाना चाहें ना तो प्यारे साथियों आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, अपना लिख सकते हो। इसी के लिए मैंने ये अपने हस्तलिखित जो अपनी पीपीटी है वो बनाई है। वैसे तो मैं लिखकर भी पढ़ा सकता था, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए और समय ज़्यादा ना लगे, वक्त ज़्यादा ना लगे, हम लिखने की बजाय समझने पे अपने ज़्यादा फोकस करें। और जो चीज़ लिखने की है वो मैंने लिख दी है यहाँ पे, तो उसको आप लोग आसानी से अपना क्या कर सकते हो, उतार सकते हो। बाकी मैं पीडीएफ के रूप में भी ये जो नोट्स हैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से। ये आपको ध्यान रखना है पूरा का पूरा। ठीक है जी। बाकी आप अपना हस्तलिखित नोट्स खुद भी बनाना चाहें ना तो प्यारे साथियों क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो सिंपल बात थी, एक साधारण बात थी। अब काव्य गुण का अर्थ जानने के उपरांत साथियों यहाँ पे अगला जो बिंदु आ जाता है हमारा, वो आ जाता है कि काव्य गुण की परिभाषा क्या होगी। हमने भाई काव्य जो गुण है ना उनके उसका अर्थ तो क्या कर लिया है, जान लिया है। लेकिन साथियों अब हमारे जहन में सवाल उठ रहा है कि आखिर काव्य गुण की परिभाषा क्या होगी। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें तो मुख्यतः इस तरीके से सीधे तौर पे काव्य गुण की परिभाषा या काव्य जो गुण का अर्थ है इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन जो स्कूली शिक्षण के विद्यार्थी हैं या जो अन्य महाविद्यालयों में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके पाठ्यक्रम में सीधे तौर पर पूछा जा सकता है कि काव्य गुण के अर्थ को
स्पष्ट करते हुए उसकी क्या लिखिए, परिभाषा लिखिए। तो उसके लिए ये आपको फिर बताना होगा कि काव्य गुण का अर्थ, तो काव्य गुण का अर्थ होता है दोषाभाव, आकर्षक धर्म, शोभाकारी, रसोत्कर्ष, रसात्मा आदि। एक ही बात है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे जो अर्थ हैं ये काव्य गुण के ही अर्थ हैं। समझ में आई कि दोषों का अभाव है उसको हम गुण कहते हैं, आकर्षक जो धर्म होते हैं काव्य के उनको हम गुण कहते हैं, जो काव्य में शोभा करते हैं उन्हें हम गुण कहते हैं, जो काव्य में रस का उत्कर्ष करते हैं उन्हें काव्य गुण कहते हैं, या फिर जो रस की आत्मा होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे काव्य गुण कहते हैं। तो सीधे तौर पे यदि अब हम साथियों बात करें ना, तो काव्य गुण की परिभाषा जो हमारे सामने आती है, तो वो परिभाषा अब स्पष्ट तौर पे हमारे सामने निकल कर आ जाती है। और वह परिभाषा ये निकल कर आती है कि वे तत्व जो काव्य में रस का क्या करते हैं, उत्कर्ष करते हैं। उत्कर्ष मतलब उत्पन्न करते हैं, उन तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, काव्य गुण कहते हैं। तो ये परिभाषा आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा कि यदि आपसे सीधे तौर पे ये पूछा जाए कि काव्य गुण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा दीजिए, किसी आचार्य की, किसी विद्वान की परिभाषा ना पूछकर सीधे तौर पे आपसे ये पूछ ले कि बताइए काव्य गुण का अर्थ क्या होता है, उसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसकी क्या लिखिए, परिभाषा लिखिए। तो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास ये पार्ट है। आप लिख देंगे कि काव्य गुण का अर्थ होता है दोषाभाव, आकर्षक धर्म, शोभाकारी, रसोत्कर्ष या रसात्मा आदि। इसके अतिरिक्त साथियों काव्य गुण की परिभाषा ये है एक सामान्य परिभाषा, ठीक है। साहित्यिक तौर पे हम बात करें तो परिभाषा हो जाएगी कि वे तत्व जो काव्य में रस का क्या करते हैं, उत्कर्ष करते हैं, काव्य में रस को उत्पन्न करने का काम करते हैं ना, उन तत्वों को हम लोग साथियों क्या कहते हैं, काव्य गुण कहते हैं। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। स्क्रीनशॉट यदि आप लोग लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी बेशक ले सकते हैं, और लिखना चाहें तो आप लोग लिख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके अतिरिक्त मैंने बताया कि टेलीग्राम पे भी आपको PDF में क्या कर दूंगा, भेज दूंगा। इतनी बात आने के बाद, अर्थ समझने के बाद और काव्य गुण की परिभाषा समझने के बाद प्यारे साथियों, मैं इस टॉपिक के ऊपर निम्न स्तर से लेकर और इसकी जहां तक सीमा है ना उच्चतम, पूरी डिटेल से चर्चा करने वाला हूं, पूरी की पूरी। इससे शानदार और क्लास, खैर मैं अपने मुंह से कहूंगा तो आप बड़ा ही मानेंगे, बाकी इससे शानदार क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। मैं पूरा का पूरा विश्लेषण करने वाला हूं एक एक बिंदु के ऊपर। यानी यहां से आपने काव्य गुण को पढ़ लिया ना, तो फिर अन्यत्र पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा जो विश्लेषण है, विवेचन है, मैं करने वाला हूं। ये परिभाषा तो हमारी एक कॉमन सामान्य परिभाषा हो गई, लेकिन अब हम साथियों यहां पे जानेंगे कि काव्य जो गुण की परिभाषा है उसके इतिहास के संदर्भ में भी मैं बात करने वाला हूं कि काव्य गुण जो है उसकी सबसे पहले चर्चा किसने की, कहां से इसकी चर्चा, इसकी शुरुआत होती है, काव्य गुण जो है वो काव्य में कब आए, कैसे आए, इसके ऊपर भी पूरी डिटेल से चर्चा करने वाला हूं। लेकिन इस वक्त जब चर्चा चल रही है परिभाषा की, तो हम उसके ऊपर चर्चा ना कर करके पहले जो काव्य गुण की अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, जो कि परीक्षा के लिहाज से, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा हो, उसके संबंध से जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनके ऊपर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं। तो आइए साथियों, यहाँ पे अगला जो आपका बिंदु है उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर कि अनेक विद्वानों के द्वारा, ठीक है, जो अनेक विद्वान जो हैं उनके द्वारा जो काव्य गुण की परिभाषाएं दी गई हैं उसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो विद्वान जिनकी परिभाषा महत्वपूर्ण है उनका नाम होता है भरत मुनि। भरत मुनि के ऊपर मैं आगे डिटेल से विस्तृत चर्चा करूंगा कि ये भरत मुनि कौन है, इनका समय कब से कब रहा, इन्होंने अपनी ये परिभाषा किस ग्रंथ में दी, उनके ऊपर मैं आगे विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। आपके मन में क्या क्या प्रश्न उठ सकते हैं, क्या क्या आपके जहन में सवाल उठ सकते हैं, मैं उन सब का तोड़ देने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी साथियों, आपके जहन में कोई सवाल रह जाए, आपकी और कोई जिज्ञासा है ना,
तो उसको भी मैं शांत करने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। तो आप अंत में जब वीडियो देखेंगे, क्लास देखेंगे, तो कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं जो भी चीज़ रिलेटेड इस टॉपिक से पूछना चाहते हैं। बाकी मेरी कोशिश यही है कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित जो भी बातें हैं एक एक बिंदु के ऊपर मैं विस्तृत खुल कर के क्या करने वाला हूँ, आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो आप धैर्य रखिएगा और आराम से पढ़िएगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। यदि आप सच्चे मन से, दिल से, वास्तविकता में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लास्ट तक क्लास को अवश्य देखिएगा। ये जो काव्य गुण वाली क्लास है, ये पूरा जो काव्य गुण है एक क्लास में पूरा नहीं होने वाला है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं पूरा का पूरा। तो आइए अब अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो काव्य गुण की परिभाषा दी गई है उनमें सबसे पहले नाम आ जाता है किसका? भरत मुनि। ये मैंने बता दिया कि भरत मुनि का समय कब और कब तक रहा, वो भी मैं पूरा बताऊंगा आगे डिटेल से। केवल इस वक्त हम यहाँ पे ये देखेंगे कि भरत मुनि ने आखिर काव्य गुण की परिभाषा क्या दी है। तो उनकी परिभाषा जो है ना साथियों, यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने है। उन्होंने लिखा है, अतएव विपर्यस्तता गुण है काव्यसु कीर्तिति। ठीक है, ये किसकी परिभाषा है? भरत मुनि की परिभाषा है, जो उन्होंने काव्य गुण के किस में दी है? संदर्भ में दी है। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे साथियों, यहां पे अतएव जो है ये प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? दोषों के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। विपर्यस्तता यानी विपरीत, यानी उल्टे। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य जो दोषों के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, या विपर्य का मतलब क्या होता है? अभाव भी होता है, या हम विपरीत कह सकते हैं, उल्टा कह सकते हैं। यानी जो किसके विपरीत, किसके उल्टे होते हैं? दोषों के उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। गुण हैं वे क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। यानी जो दोषों के विपरीत होते हैं, या जहां पे दोषों का क्या होता है? अभाव होता है ना, वही क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। ठीक है, काव्यसु कीर्तिति, और वे जो गुण होते हैं ना वो काव्य की क्या करने वाले होते हैं? कीर्ति करने वाले होते हैं। तो उन्हें यहां पे भरत मुनि ने क्या कहा? यानी दोषों का जो अभाव होता है वही गुण होते हैं, और ये जो गुण होते हैं ये काव्य की क्या करते हैं? कीर्ति में वृद्धि करते हैं, कीर्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा है किसकी? भरत मुनि की। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हिंदी अर्थ मैंने नीचे यहां पे एक एक शब्द का बता करके और नीचे लिख भी दिया है कि दोषों का अभाव है वो क्या है? गुण है। ठीक है, तथा ये काव्य की कीर्ति को क्या होते हैं? बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये तो परिभाषा किसकी थी प्यारे साथियों? भरत मुनि की, जो उन्होंने अपनी क्या दी है? काव्य गुण के संदर्भ में परिभाषा दी है। अब बता दूं आपको कि भरत मुनि ने ये जो परिभाषा है अपनी काव्य रचना, अपने काव्य ग्रंथ नाट्य शास्त्र में दी है। आगे भरत मुनि का फिर जिक्र आएगा जब हम काव्य गुणों के भेदों का विश्लेषण करेंगे, वर्गीकरण करेंगे ना, तो वहां पे मैं भरत मुनि के ऊपर भी डिटेल से चर्चा करने वाला हूं। और भरत मुनि ने काव्य गुणों के कितने प्रकार माने हैं और ये प्रकार उन्होंने कहाँ माने हैं, वहां पे मैं पूरा विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। इसलिए भरत मुनि को अभी हम ना छेड़े, ना चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम अपना पूरा जो ध्यान है काव्य गुण की किसके ऊपर लगा लें? परिभाषा के ऊपर लगा लें, तो ही क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, अगली जो परिभाषा है वो परिभाषा है आचार्य वामन की। ठीक है, वामन की, वामन के ऊपर भी मैं आगे विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। इनका समय कब से कब तक का रहा, ठीक है, ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, सब विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। आपके जहन में एक भी जो सवाल है वो मैं निरुत्तर नहीं छोड़ूंगा, सबके जवाब दूंगा मैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण परिभाषा है जी, काव्य गुण की बहुत महत्वपूर्ण, भरत मुनि से भी महत्वपूर्ण परिभाषा है किसकी? आचार्य वामन की। और वामन ने काव्य गुण की परिभाषा देते हुए कहा है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणः, यानी काव्य की शोभा कर्तारो यानी करने वाले जो धर्म यानी जो तत्व हैं वही क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं।
वामन ने क्या लिखा कि काव्य शोभाया यानी काव्य की शोभा, कर्तारो यानी करने वाले, धर्मा यानी जो तत्व हैं वे क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। तो ये जो परिभाषा है साथियों, ये किसकी परिभाषा है, आचार्य वामन की परिभाषा है। ठीक है, और हिंदी अर्थ मैंने लिख दिया है कि अर्थात काव्य की शोभा करने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। ये परिभाषा किसकी है साथियों, आचार्य वामन की है। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ना तो इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बाकी लिखना चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हो, लिख भी सकते हो, और साथ में यदि आप लोग अपना स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी आप लोग ले सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। आगे मैं बढ़ता हूँ। तीसरी जो परिभाषा है वो परिभाषा है मम्मट की। बहुत ही जो स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, वही काव्य शास्त्र से संबंधित स्थान मम्मट का है। यानी जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो जिस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बगैर हिंदी साहित्य के इतिहास की कल्पना परिकल्पना करना अपने आप में ठीक नहीं है, वैसे ही काव्य शास्त्र की सटीकता के संदर्भ में यदि हम मम्मट की बात ना करें ना तो फिर काव्य शास्त्र की चर्चा अधूरी रह जाती है। ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूं। तो आचार्य जो मम्मट है उन्होंने आखिर काव्य गुण की क्या परिभाषा दी, मम्मट के ऊपर भी मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूं, आगे धैर्य रखिएगा। लेकिन उनकी जो परिभाषा है वो क्या है, ये परिभाषा दी मम्मट ने काव्य गुण की कि ये रसांगिनो धर्मः शौर्यादा इवात्मनः उत्कर्ष हेतत्वे सह्यो अचल स्थिति हो गुणः। ठीक है, ये परिभाषा किसकी है, आचार्य मम्मट की है। यानी उन्होंने कहा है कि जो गुण है ना वो रस के अनिवार्य क्या हैं, अंग हैं। ठीक है, यानी रस के जो अनिवार्य अंग जो उस रस का क्या करते हैं, उत्कर्ष करने वाले हैं, जैसे शौर्य आदि आत्मा का क्या करते हैं, उत्कर्ष करते हैं ना, क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। यानी मम्मट ने तो काव्य गुणों को रस के उत्कर्ष के क्या माना है, आवश्यक अंग माना है। यानी मम्मट ने कहा है कि काव्य में यदि रस की उत्पत्ति होती है ना तो उसको उत्पन्न करने वाले जो मुख्य अंग है ना वो कौन है, काव्य गुण है। और जिस प्रकार से आत्मा में शौर्य आदि गुण होते हैं और उन शौर्य आदि गुणों की वजह से जो आत्मा है उसका उत्कर्ष होता है ना, ठीक उसी प्रकार से रसों का उत्कर्ष भी कौन करते हैं, काव्य गुण करते हैं। यह परिभाषा दी है, महत्वपूर्ण परिभाषा है। हिंदी अर्थ भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है और ऊपर जो उनकी परिभाषा दी गई है वो ऊपर लिखी हुई है और नीचे मैंने इसका सरलीकरण करके हिंदी अनुवाद करके साथियों आपके सामने नीचे समक्ष क्या कर दिया है, लिख दिया है। तो ये परिभाषा थी किसकी, मम्मट की। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं साथियों, जहां तक मुझे उम्मीद है लिख भी लिया होगा शायद, और लिखा नहीं तो आप स्क्रीनशॉट इसका क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, ओके। आगे यदि आप लोगों की बढ़ने की इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। और आगे अब हम देखिए, ज्यादा परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण लगभग ये 2-3 आचार्य हैं, विद्वान हैं, जिनकी परिभाषा परीक्षा उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब जो सबसे मेन जो पार्ट है काव्य गुण का वो ये है कि आखिर काव्य गुण के भेद कितने हैं। लेकिन जो सर्वमान्य मत है ना उस तक पहुंचने से पूर्व हमें काव्य गुणों के भेदों का, प्रकारों का, उसका जो वर्गीकरण है वो अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या किया है उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करना हमारे लिए बेहद क्या है, जरूरी है, आवश्यक है। समझ में आई। और यहीं से हमारी जो काव्य गुण की गुत्थी है वो सुलझेगी और यहीं से प्रश्न आने की प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा क्या होती है,
संभावना होती है साथियों। ठीक है, तो आइए अब हम आगे चर्चा करेंगे काव्य गुण का अर्थ जानने के बाद, काव्य गुण की परिभाषा और अलग अलग महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा दी गई काव्य गुण की परिभाषा के बारे में जानकारी लेने के उपरांत अब हम चर्चा करेंगे साथियों यहाँ पर काव्य गुणों के जो भेद हैं, जो प्रकार हैं, उनके वर्गीकरण का हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, विवेचन करने वाले हैं। तो आइए साथियों, यहाँ से महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो टॉपिक है हमारा क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो देखिएगा अगला बिंदु है जी हमारा, ये डाल लीजिएगा आप बिंदु कि अलग अलग विद्वानों के मतानुसार काव्य गुण के जो भेद है ना, उनका क्या विवेचन किया गया है, क्या वर्गीकरण किया गया है अलग अलग के आधार पर। और फिर अंत में मैं सर्वमान्य मत बताऊंगा जो आज वर्तमान समय में भारतीय काव्य शास्त्र में प्रचलित है, वो मत भी मैं आपको बताऊंगा साथियों। लेकिन उससे पूर्व पहले मैं आप सभी को अलग अलग जो विद्वान गण हैं उनके द्वारा काव्य गुणों के जो भेद हैं उनका किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है उसके ऊपर भी मैं आपसे चर्चा यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आता है अग्नि पुराण के अनुसार। जैसा कि साथियों आपको मालूम है कि 18 पुराण माने जाते हैं, उन 18 पुराणों में से एक पुराण जिसका नाम क्या होता है, अग्नि पुराण, और इसके रचनाकार माने जाते हैं कौन, वेद व्यास। ठीक है जी, तो अग्नि पुराण में जो काव्य गुणों के भेद से संबंधित जो मत मिलता है ना, उस मता अनुसार यदि मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अग्नि पुराण के अनुसार काव्य गुणों को 3 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी अग्नि पुराण में काव्य गुणों को कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में इनका वर्गीकरण, संख्या अभी नहीं बताई है मैंने, केवल भाग बताए हैं कि काव्य गुणों को अग्नि पुराण में कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो कितने भागों में, 3 भागों में। ठीक है, पहला भाग शब्द गुण। ठीक है, यानी अग्नि पुराण में बताया गया है कि काव्य के जो गुण होते हैं वो एक तो शब्द गुण होते हैं, एक अर्थ गुण होते हैं और एक शब्दार्थ गुण, यानी शब्द और अर्थ दोनों प्रकार के गुण। ठीक है, यानी ये 3 प्रकार के गुण बताए गए। अब हम यहां जानेंगे साथियों कि शब्द गुण कितने माने गए अग्नि पुराण में, अर्थ गुण कितने माने गए अग्नि पुराण में, और शब्दार्थ गुण कितने माने गए। और फिर यहां से तीनों की जो संख्या है ना, जब उनका हम जोड़ कर देंगे, योग कर देंगे, तो हमारे सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि अग्नि पुराण में आखिर काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है। तो साथियों चलिए आगे हम बात करते हैं यहां पर कि अग्नि पुराण के अनुसार जो शब्द गुण है ना, उनकी संख्या कितनी मानी गई है। तो साथियों संख्या मानी गई है कितनी, 6। ठीक है, पहले तो हमने देखा कि अग्नि पुराण के अनुसार काव्य गुणों को 3 भागों में विभाजित किया गया, पहला शब्द गुण, दूसरा अर्थ गुण और तीसरा शब्दार्थ गुण। और फिर शब्द गुणों के बारे में विस्तार से बताते हुए लिखा गया कि शब्द जो गुण है ना, उनकी संख्या कितनी मानी गई, 6 मानी गई। ये लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों आप लोग, और लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिएगा बाकी। ठीक है, तो अब हम जानते हैं आखिर अग्नि पुराण में जो शब्द गुणों की संख्या 6 मानी गई, वो 6 काव्य गुण कौन कौन से हैं जी, उनके ऊपर भी हम लोग ध्यान देते हैं, उनके ऊपर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो आइएगा यहां पे, ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर 6 शब्द गुण अग्नि पुराण के अनुसार। पहला है सलेश। सलेश आपने अलंकार पढ़ा होगा, यहां से प्रश्न बन सकता है। यहां पे आपको दे देगा, बताइए, 3 तो अलग दे देगा और एक अकेला सलेश दे देगा, और आपसे पूछेगा कि बताइए अग्नि पुराण के अनुसार गुण कौन सा है या शब्द गुण कौन सा है। तो सलेश तो आप सोचेंगे कि हमने तो अभी तक किस में पढ़ा है जी, अलंकारों में पढ़ा है, लेकिन अग्नि पुराण में सलेश को गुण माना गया है, और वो भी कौन सा, शब्द गुण माना गया है। समझ में आई। उसके बाद आता है लालित्य। ठीक है, लालित्य शब्द ललित से बना है।
ठीक है। जब ललित में ये प्रत्यय जोड़ेंगे ना तो लालित्य बनेगा, ठीक है। गांभीर्य, अगला गंभीर शब्द से बना है गांभीर्य, इसमें जब ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये गांभीर्य बनेगा, ठीक है। अगला है सुकुमारता, ठीक है, जिसको हम कोमलता भी एक तरीके से कह सकते हैं, सुकुमारता यहाँ पे, बाकी कोमलता नहीं, ये जो नाम आपने लिखा है यही आपको लिखना है, सुकुमारता, ठीक है। औदार्य, ठीक है, ये उदार से बना है, उदार में जब ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये औदार्य बनेगा। और अगला नंबर 6 ओज। तो मैंने देखिए स्पष्ट कर दिया है यहाँ पे पूरी तरीके से कि अग्नि पुराण में जो काव्य गुणों को 3 भागों में बांटा गया, उनमें पहला शब्द गुण, फिर अर्थ गुण और फिर शब्दार्थ गुण। तो शब्द गुणों की संख्या 6 मानी गई, 6 आपके सामने हैं। उसी प्रकार से नंबर 2 पे साथियों चर्चा करते हैं अर्थ गुण। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अर्थ गुण है ना, उनकी भी संख्या कितनी मानी गई है, शब्द गुणों की भांति 6 ही मानी गई है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है, ये पूरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वो जो 6 अर्थ गुण है वो कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे है माधुर्य, ठीक है, मधुर से माधुर्य बना है। अगला है संविधान, शायद पहली बार नाम सुन रहे होंगे आप लोग, ठीक है, बाकी पहले सुन लिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए मैं तो एक छोटा सा अदना सा आदमी हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जितना मेरी कोशिश है उतना मैं अपने गुरुजनों से, अपने बड़ों से और आप सभी साथियों से जो क्लास देखेंगे उनसे भी प्रेरणा लेने की कोशिश करता हूँ, उनसे भी सीखने की कोशिश करता हूँ, और जितना मैंने पाया है वो देने की यहाँ पे कोशिश में कर रहा हूँ, ठीक है जी। अगला होता है उदारता, और नंबर 4 कोमलता, फिर सामयिकता और फिर प्रौढ़ी। प्रौढ़ी बना है प्रौढ़ से, ई प्रत्यय जुड़ने पर प्रौढ़ी बना है, ठीक है। और सामयिकता बना है समय में क्या जुड़ा है, एक प्रत्यय, ठीक है, फिर सामयिक बना है और सामयिक में फिर ता प्रत्यय जुड़ा है तो सामयिकता बना है। आपकी स्क्रीन के सामने मैंने अग्नि पुराण के अनुसार जो 3 वर्ग किए गए थे काव्य गुणों के, शब्द और अर्थ, और फिर शब्द के 6 और फिर अर्थ के 6, वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने क्या कर दी हैं, प्रदर्शित कर दिए हैं। आप लिख लीजिएगा, बाकी स्क्रीनशॉट यदि आप लोग लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। अब यदि हम बात करें साथियों नंबर 3 जो है हमारा शब्दार्थ गुण, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे शब्दार्थ गुण की बात करें तो शब्दार्थ गुणों की संख्या भी कितनी मानी गई है, 6 मानी गई है, ठीक है। और वो जो 6 गुण है ना वो इस प्रकार से हैं। पहला है सौभाग्य, समझ में आई ये बात, ये आपको ध्यान रखना है। सौभाग्य की जो रचना होगी वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। वैसे मूल शब्द तो यहाँ पे भाग्य है, ठीक है, भाग माफ कीजिएगा, भाग, ठीक है। फिर भाग में ये प्रत्यय, और फिर भाग में पहले सु उपसर्ग जुड़ा और फिर शब्द बना सुभाग, और फिर सुभाग में ये प्रत्यय जुड़ा ना, यानी ये हुआ है ये सुभाग, ठीक। सु यानी अच्छा और भाग यानी भाग्य, इसमें ये प्रत्यय जुड़ा तो फिर ये क्या बना, सौभाग्य बना। समझ में आई ये बात। इसके लिए प्रत्यय वाला जो टॉपिक है वो जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। उसके बाद आता है प्राशस्त्य, ठीक है, ये प्रशस्त शब्द से बना है, ये प्रत्यय जुड़कर। पाक, पाक का मतलब होता है पवित्र। अगला राग, 5वां यथा संख्या, और नंबर 6 पे वैराग्य। समझ में आई ये बात। ये 6 ही क्या माने हैं, शब्दार्थ गुण माने हैं। इस तरीके से साथियों यदि हम बात करें, अब यहां से ये सवाल निकल कर आता है कि बताओ अग्नि पुराण के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है, तो साथियों 6 + 6 कितना हो गया, 18 हो गया। समझ में आई, नीचे मैंने लिख भी दिया। तो इस तरह अग्नि पुराण में काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है, 18 मानी गई है। पहला मत मैंने काव्य गुणों के भेद से संबंधित आपके समक्ष क्या कर दिया है, प्रकट कर दिया है।
यानी अग्नि पुराण के अनुसार काव्य गुणों को 3 भागों में विभाजित किया गया, शब्द गुण, अर्थ गुण और शब्दार्थ गुण। फिर शब्द गुण 6 माने गए, उसके बाद अर्थ गुण 6 माने गए और शब्दार्थ गुण भी कितने माने गए, 6 माने गए। इस प्रकार से कुल गुणों की संख्या अग्नि पुराण के अनुसार कितनी हो जाती है, 18 हो जाती है। यह भी मैंने स्पष्ट कर दिया यहाँ पर कि कौन से शब्दार्थ गुण है, कौन से अर्थ गुण है और कौन से शब्द गुण है, वो तस्वीर भी मैंने आपके समक्ष क्या कर दी है साथियों, स्पष्ट करती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जायका आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा। अब मैं काव्य गुणों के भेदों के वर्गीकरण से संबंधित अगले मत का यहाँ पे विवेचन करने वाला हूं। अगला मत किसका है, जिन्होंने काव्य गुणों के भेदों का क्या किया, वर्गीकरण किया। तो अगला जो है वो आ जाता है किसके अनुसार साथियों, भरत मुनि के अनुसार। ठीक है, फिर भरत मुनि आ गए यहाँ पे, पहले परिभाषा में आए, फिर यहाँ पे भरत मुनि अब काव्य गुणों के भेदों का वर्णन करने में भी आ गए साथियों। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पहला कि बताइए भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो 10 मानी है। और काव्य गुणों का विवेचन उन्होंने किसमें किया है, भरत मुनि ने अपने काव्य ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। समझ में आई, ये आपको ध्यान रखना है। नाट्य शास्त्र के बारे में यदि मैं आपसे चर्चा करूं साथियों, नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं। और लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5000 के आसपास श्लोक हैं, यानी 4426 आंकड़ा निर्धारित नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 4426 यानी लगभग संख्या 5000 के क्या मानी जाती है, आसपास मानी जाती है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। भरत मुनि का जो समय है काफी विवादास्पद माना जाता है। जो विद्वान गण है वो एक मत नहीं है, लेकिन फिर भी आज वर्तमान समय में जो मत प्रचलित है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा कि भरत मुनि का जो समय है ना, आज से लगभग 400 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के मध्य इनके समय का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। यानी लगभग हम ये मान के चलें कि भरत मुनि आज से लगभग 2300 से लेकर 2500 वर्ष क्या रहे होंगे, पूर्व इनका क्या रहा है, समय रहा है। कोई निर्धारित तिथि है नहीं, लेकिन फिर भी विद्वान अलग अलग मतों के आधार पर यदि हम बात करें तो भरत मुनि का जो समय है ना, वो समय साथियों आपको बताना चाहूंगा मैं कि 400 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के मध्य इनका समय माना जाता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि लगभग 2300 वर्ष से लेकर 2500 वर्ष पूर्व इनका क्या रहा है, समय रहा है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ऐसा भी बताया जाता है कि ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर के भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की और फिर इसका वाचन जो है, इसका पठन पाठन है, उन्होंने इंद्र की सभा में सर्वप्रथम किया, ऐसा भी मत मिलता है साथियों। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भरत जो मुनि है ना, उन्होंने अपने काव्य ग्रंथ किसमें, नाट्य शास्त्र में कितने गुण माने हैं, 10 गुण माने हैं। ठीक है, तो एक श्लोक के द्वारा, उनके द्वारा रचित श्लोक से हम जो हैं किसको समझते हैं, भरत मुनि के गुणों को समझते हैं कि उन्होंने आखिर कौन कौन से काव्य के गुण माने हैं। तो उन्होंने श्लोक लिखा कि सलेस प्रसाद है समता समाधि, माधुर्य ओज पद सुकुमार्यम है, सुकुमार्यम अर्थस्य व्यक्तिरुदारता च कांतिश्च गुणे कावश्यते दशेत। यानी उन्होंने काव्य के ये 10 गुण माने हैं। ठीक है, इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि भरत मुनि ने सलेस, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमारता, पदों की जो सुकुमार्यम यानी पदों की जो सुकुमारता है, ठीक है, अर्थ, व्यक्ति, कांति और उदारता, ये 10 क्या माने हैं, उन्होंने गुण माने हैं। तो ये याद करना पड़ेगा साथियों आपको पूरा का पूरा। ठीक है, श्लोक भी याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये 10 के 10 जो गुण हैं वो भरत मुनि के आपको प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 3 तो अलग विकल्प दे देगा और चौथा भरत मुनि से संबंधित दे देगा और पूछेगा कि बताइए भरत मुनि ने निम्नलिखित में से किसे काव्य गुण माना है।
ठीक है, तो वो आपको याद कर लेना है यहाँ पर। तो भरत मुनि ने यहाँ पे 10 काव्य गुण माने हैं। ठीक है, पहला तो प्रश्न यही है कि भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी। तो भरत मुनि ने अपने काव्य ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 10 काव्य गुणों की कल्पना की है और एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने इन काव्य गुणों को प्रदर्शित करने की कोशिश की, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं, बाकायदा स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर्वप्रथम भरत मुनि ने ही अपने काव्य ग्रंथ नाट्य शास्त्र में काव्य गुणों की क्या की थी, विवेचना की थी। यह प्रश्न आया भी है, ठीक है, कि सर्वप्रथम काव्य गुणों की विवेचना किसने की। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा कि काव्य गुणों की जो सर्वप्रथम विवेचना है ना, देखिए अग्नि पुराण में उनके वेदों को लेकर उल्लेख हुआ है, लेकिन जो विवेचना की है सबसे पहले वो भरत मुनि ने की है अपने काव्य ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। आगे हम बात करेंगे कि सुस्पष्ट एकदम सटीक जो काव्य गुणों की विवेचना की है वो किसने की है, वो मत भी हम देखेंगे। लेकिन प्रश्न ये आता है कि काव्य गुणों की सर्वप्रथम विवेचना किसने की, तो भरत मुनि ने। प्रश्न ये आता है कि काव्य गुणों की सर्वप्रथम सुस्पष्ट विवेचना, सटीक विवेचना किसने की, तो वो आगे जस्ट मत आने वाला है, धैर्य रखिएगा, पूरा का पूरा मैं आप लोगों को क्या करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, शायद भरत मुनि का जो मत है काव्य गुणों के भेद से संबंधित वो स्पष्ट हो गया होगा आपके सामने। अब थोड़ा सा मैंने भरत मुनि के बारे में भी डिटेल यहां पर दी है कि भरत मुनि ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र अपने काव्य ग्रंथ में गुणों की क्या की थी, विवेचना की थी सर्वप्रथम। ठीक है, भरत मुनि का जो समय है विवादास्पद माना जाता है, लेकिन फिर भी इनका समय 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। विवादास्पद है ऐसा प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे बात करें तो भरत मुनि जो है ना वो रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए अपने हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र जो है ना उसमें 6 संप्रदाय माने गए हैं, उनमें से एक संप्रदाय है रस। ठीक है, यानी जो जिस संप्रदाय का प्रवर्तक है ना उसने उसी मत को, उसी संप्रदाय को काव्य की क्या कहा है, आत्मा कहा है। ठीक है, तो यहां पे भरत मुनि जो है वो रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और इन्होंने रस को काव्य की क्या कहा है, आत्मा कहा है। समझ में आई ये बात। ये आपको देखिए आत्मा, जिस तरीके से आत्मा के बगैर हमारा शरीर जो है ना बिल्कुल खोखला है, समझ में आई, उसी प्रकार से आत्मा का तात्पर्य यहां पर रस से, यानी भरत मुनि के मतानुसार यदि काव्य में रस नहीं होंगे ना तो फिर वो काव्य किसी काम का नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आत्मा का तात्पर्य यहां पर ये है। ठीक है, तो भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, इन्होंने रस को काव्य की आत्मा कहा। ठीक है, और इनका जो प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ नाट्य शास्त्र माना जाता है, जिसमें लगभग कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं, जिनमें नाटक कैसे किया जाता है, नाटक का मंचन कैसे किया जाता है, इसके अतिरिक्त काव्यांगों का भी वर्णन किया गया है, रस गुण इन छंद अलंकार इनके ऊपर भी विस्तृत क्या की गई है, इन अध्यायों में चर्चा की गई है। ठीक है, तो 36 अध्याय माने जाते हैं और लगभग 5000 क्या माने जाते हैं, श्लोक माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि भरत मुनि के बारे में भी मैंने पूरा बताया कि भरत मुनि जो है उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की, नाट्य शास्त्र में ही उन्होंने सर्वप्रथम काव्य गुणों की विवेचना की। सबसे पहले नाट्य शास्त्र में उन्होंने 10 काव्य गुणों का विवेचना की है, वर्णन किया है, उल्लेख किया है। ठीक है, इनका समय विवादास्पद माना जाता है, कोई निर्धारित तिथि नहीं है कि इनका समय कब से कब रहा। ठीक है जी, भरत मुनि रस संप्रदाय के क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं और लगभग 5000 के आसपास श्लोक हैं, यानी 4426, यानी फिर भी 5000 के आसपास क्या माने जाते हैं, श्लोक माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, ये है भरत मुनि का काल्पनिक चित्र यहाँ पे आपकी स्क्रीन के समक्ष। ठीक है, और बाकी आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। कल मैं आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा
एक और नई क्लास लेकर के, और यहीं से हम एक और अलग विद्वान का मत पढ़ेंगे काव्य गुणों के संबंधित, कि और अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या मत प्रस्तुत किए गए हैं काव्य गुणों के जो भेद हैं उनको लेकर के। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो यदि सच में पसंद आई है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। और धीरे धीरे, देखिए मैं नया हूँ, धीरे धीरे अन्य जो सब्जेक्ट की जो चीज़ें हैं वो भी मैं चैनल पे लाने वाला हूँ। शानदार और जानदार ढंग से पूरा विश्लेषण यहाँ पे करने वाला हूँ। तो आप जुड़ जाइएगा, आपका सपोर्ट, आपका सहयोग जो है मैं चाहता हूँ, और आपका सहयोग और सपोर्ट मिलेगा तो मैं भी आपको अच्छे से अच्छा देने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दिसंबर में